गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आजकल हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात किया। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में जो बीए थर्ड ईयर का अपकमिंग एग्ज़ाम अप्रैल में प्रस्तावित है, उसमें कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं। ओके, तो उसी प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो आपका पेपर है, पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस फॉर बीए थर्ड ईयर, इसका नाम है आपका इंडियन पॉलिटिकल थाट। इंडियन पॉलिटिकल थाट में हम लोग भारतीय राजनीतिक चिंतन की अवधारणा, उसकी एंटीक्विटी, उसकी शुरुआत और वहाँ से लेकर जो मॉडर्न महत्वपूर्ण आपके पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, चाहे नेहरू जी हो, चाहे गांधी जी हों, चाहे राम मनोहर लोहिया हों, चाहे अंबेडकर हों, इन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें आइए देखते हैं। जहाँ तक यूनिट फर्स्ट का सवाल है, तो यूनिट फर्स्ट में जो सबसे प्रोबेबल जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की, उनमें याद रखिएगा, उनमें पहला तो आपका है कि इसमें जो अगर थोड़ा टॉपिक्स की चर्चा करें तो देखते हैं कि इसमें आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक तो है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थाट, दूसरा आपका है पॉलिटिकल थाट ऑफ कौटिल्य एंड मनु। ये तीन महत्वपूर्ण इसमें आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक एंड सब टॉपिक्स हैं। इसमें से जो मेन क्वेश्चन आपका हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थाट। तो भारतीय चिंतन, प्राचीन भारतीय चिंतन की जो अवधारणा है, उसकी विशेषताओं पे आ सकता है, जिसमें आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। तो आपका पहला हो सकता है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थाट, पॉलिटिकल थाट आ सकता है थ्रो लाइट ऑन द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थाट, और आ सकता है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थाट। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थाट है वह रिलीजन ओरिएंटेड है, धर्म विमुख है, जिसमें धर्म की प्रधानता है। ओके, तो धर्म की प्रधानता मतलब होता है उसका एक महत्वपूर्ण जो सिंड्रोम है, लक्षण है, वह धर्म रहा है। तो क्योंकि जो प्राचीन पॉलिटिकल थाट्स है वह धर्म से ज़्यादा प्रभावित रहा है, क्योंकि जो आपके डिवाइन ओरिजिन थियरी है, ज़्यादातर प्राचीन काल के उल्लेखों में और जो हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए उनमें उसी विचारधारा को महत्व दिया गया है। इसीलिए पूरा जो प्रारंभिक इतिहास लेखन हो, चाहे आपके राजनीतिक चिंतन की अवधारणा हो, यह आपका थियोलॉजिकल अप्रोच कहलाता है। तो यह एक प्रकार से थियोलॉजिकल व्यू ऑफ थाट से जुड़ा हुआ है। ओके, आगे चर्चा करते हैं। तो एक तो आप ये पढ़ सकते हैं। सेकंड, आप यहाँ में दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण पढ़ सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि मेन पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ कौटिल्य। ठीक है, राइट और नोट ऑन द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ कौटिल्य। तो कौटिल्य सबसे महत्वपूर्ण है, तो कौटिल्य के बारे में आप बताइए, उनके राजनीतिक विचार क्या हैं। तो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ कौटिल्य who wrote अर्थशास्त्र, that is a very famous book written on the political thought of ancient India। तो यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें आप बताइएगा कि उनका राजत्व की अवधारणा क्या है, थियरी ऑफ किंगशिप क्या है, उसके बाद शासन प्रशासन को चलाने के लिए उन्होंने क्या बताया है, सप्तांग थियरी उनका क्या है, सारगुण नीति क्या है, मंडल सिद्धांत क्या है, ये सब इस पर हम आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो भी है, आप देख सकते हैं, और कुछ हम आपको नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे। तो आप हिस्ट्री विद आनंद पांडे के टेलीग्राम लिंक पे आएंगे, अगर हिस्ट्री विथ आनंद पांडे के टेलीग्राम चैनल पे आप आएंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे मैटर मिल जाएंगे, जैसे गांधी जी के पॉलिटिकल थाट टेलीग्राम लिंक। तो मैं ये सब आपको अच्छे क्वेश्चन कुछ अवेलेबल करा दूंगा, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी आपको इसके बारे में बता दूंगा। वो वाला चलिए, तो दो क्वेश्चन ही आप महत्वपूर्ण याद कर लीजिएगा। जैसे एक मनुस व्यू है, मनु का व्यू है, पॉलिटिकल थाट है, उनका व्यू है ऑन किंगशिप पे है। तो आप बहुत सिक्योरिटी के लिए पढ़ सकते हैं, बट दो क्वेश्चन पे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आप लोग हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है,
तो जैसे कुछ हर यूनिट से एक दो क्वेश्चन कम से कम आपके बेहतरीन होने चाहिए, जो जिस पे पूरा कमांड हो, बहुत अच्छे कंटेंट हो, और एक क्वेश्चन अगर साधारण प्रकृति का भी रहेगा तो अगर मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई तो ऐसे सर्कमस्टांस में वो काम दे देगा। ओके, तो दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण याद कीजिएगा। इसमें आते हैं दूसरे में, दूसरे यूनिट की चर्चा करेंगे। तो दूसरे यूनिट पे जो आपका मेन पॉलिटिकल थाट है वह आपका एक तो है महाभारत का, दूसरा है आपका बौद्ध और जैनिज्म। ठीक है, बुद्धिस्ट व्यू एंड द पॉलिटिकल आइडियाज एंड जैनिस्ट व्यू एंड द महाभारत। ठीक है, तो अब इनमें से दो आप महत्वपूर्ण तैयार कर लीजिए, दो से आपका काम हो जाएगा। एक तो याद कर लीजिएगा बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थाट, मतलब होता है कि आपके बौद्ध राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो मेजर एलिमेंट्स आगे कर सकते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट्स। तो आपका ये हो जाएगा साइलेंट फीचर्स कर सकते हैं या मेन फीचर्स कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा मेन फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि बौद्ध जो इतिहास लेखन हुआ, बौद्ध जो ग्रंथ लिखे गए, बुद्ध के जो विचार हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनमें राजनीतिक चिंतन की अवधारणा क्या है, बुद्ध का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या रहा है, उन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ से बता सकते हैं, चाहे बौद्ध ग्रंथ हो, चाहे बौद्ध टिप्टिक साहित्य हो। ठीक है, हाँ, उसके बाद बुद्ध की शिक्षाओं में जो उनकी टीचिंग्स हैं उसमें बहुत सारे हमको राजनीतिक चिंतन की अवधारणा मिलती हैं। बुद्ध के काल में जो आपके रिपब्लिकन स्टेट्स थे, जो मोनार्किकल स्टेट्स थे, इनके बारे में बुद्ध ने विचार प्रस्तुत किया है। बुद्ध ने में वह जिस अंग के शासन व्यवस्था के बारे में बात किया, उन्होंने एक सप्त अपरिहार्य सूत्र का सिद्धांत दिया है, उस 7 बातें आप लिख सकते हैं। तो ओवरऑल उनकी चर्चा भी हम करेंगे। और दूसरा यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, वह है आपका कह सकते हैं कि महाभारत में जो अंतर्राज्यीय संबंध का वर्णन हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपका हो जाएगा इंटर स्टेट रिलेशंस एज डिपिक्टेड इन महाभारत। तो दूसरा हो जाएगा आपका इंटर स्टेट रिलेशंस एज डिपिक्टेड इन महाभारत। तो महाभारत में जो अंतर्राज्यीय, ठीक है, राज्यों के बीच के जो अंतर संबंधों के बारे में विचार व्यक्त किया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आपके महाभारत में वर्णित अंतर्राज्यीय संबंध, तो उसके बारे में आपको बता सकते हैं। अगला देखते हैं यूनिट 3 से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है वह आपका कौन सा हो सकता है। यूनिट 3 में आपका हो सकता है कि यहाँ पे जो मेन टॉपिक है उसमें आपका आता है इंडियन रेनेसां एंड पॉलिटिकल आइडियाज आप राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती एंड विवेकानंद। तो यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इसमें तो इंडियन रेनेसां से रिलेटेड है, तो इसमें आप 2 तो कम से कम एटलीस्ट महत्वपूर्ण तैयारी कर लीजिए। एक आप तैयार कर सकते हैं कि वह है पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, एंड इट्स रेलेवेंस। तो एक आप हो सकता है कि आपका कि पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, ये हो जाएगा आपका पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आपका एक प्रकार से जो आर्य समाज ने जो सामाजिक और राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं, उसी के बारे में, उसी के वर्तमान रेलेवेंस के बारे में बताना है। तो वहाँ से लेकर आप इनके सत्यार्थ प्रकाश आज को हम डिनोट कर सकते हैं, इनके स्वराज के सिद्धांत को, इनके स्वदेशी को सिद्धांत को आप व्यक्त कर सकते हैं। और स्वराज और स्वदेशी का कैसे प्रयोग फ्रीडम मूवमेंट में हुआ, कैसे इसने फ्रीडम मूवमेंट को वैचारिक आधार दिया, इसके रेलेवेंस की भी चर्चा आप यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ से एक और पढ़ सकते हैं, वह है आपका एग्जामिन राजा राम मोहन राय एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। या कर सकते हैं कि द रोल ऑफ राजा राम मोहन राय इन द इंडियन रेनेसां। तो कुल मिला के इसका मतलब यही है कि भारतीय पुनर्जागरण की प्रक्रिया में
राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा है, या कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में राजा राम मोहन राय ने क्या किया है। तो वही पुनर्जागरण की प्रक्रिया, राजा राम मोहन राय के विचार, इनके कार्य, यही आपको इसमें उल्लेखित करना है। ठीक है, तो कह सकते हैं राजा राम मोहन राय एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया डिस्कस दिस इशू। ठीक है, तो इसे आपको बताना है, इस पे आप विचार प्रस्तुत कीजिए, इस पे थ्रो लाइट ऑन दिस फिनोमेना, या आप इसे कर सकते हैं राइट अ नोट, राइट अ क्रिटिकल कमेंट, कुछ भी हो सकता है, टिप्पणी लिखिए, कुछ भी आएगा। तो ओवरऑल आपका जो मैटर रहेगा यही रहेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की क्वेश्चन यहाँ पर और अच्छा बन सकता है, अगर कुछ लोग चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। वो है डिस्कस द काजेस ऑफ इंडियन रेनेसां। ये भी है कि वो है कि भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख कारण बताइए। तो आपका हो जा सकता है कि मेन काजेस ऑफ काजेस ऑफ इंडियन रेनेसां, भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। जो पुनर्जागरण आंदोलन चला उसके पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण थे। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कम से कम एटलीस्ट इसमें से 2 क्वेश्चन आप बेहतरीन अपना तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। यूनिट 4 में जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है वह आपका है, इसमें कौन कौन है, इसमें आपका है पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ बाल गंगाधर तिलक है, अरविंद घोष है, एम.एन. राय और जयप्रकाश नारायण है। तो इसमें 2 को कम से कम अच्छे पढ़ लीजिए। एक है कि अरविंद घोष का कई बार पूछा गया है कि हाँ अरविंद घोषेस व्यू ऑन नेशनलिज्म, तो भारतीय राष्ट्रवाद पर या राष्ट्रवाद की विचारधारा पर अरविंद घोष के प्रमुख विचार। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। अरविंदोस व्यू ऑन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद पर या अरविंद घोष के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन द नेशनलिस्ट आइडियाज ऑफ अरविंद घोष और राइट अ नोट ऑन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑफ अरविंद घोष। तो इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। और इसी में आप एक पढ़ लीजिए जेपी का जयप्रकाश नारायण और उनका जो होता है टोटल रेवोल्यूशन, थियरी ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, जिसे आप कहते हैं संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत। इसे कह सकते हैं सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ जेपी। ठीक है, यह आपका हो जाएगा सोशियो एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ, सोशियो पॉलिटिकल साथ लिख सकते हैं, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ जयप्रकाश नारायण जेपी, जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे इनका आप टोटल रिवोल्यूशन थियरी आप दिखा दीजिएगा। हाँ, इनके सामाजिक और राजनीतिक दर्शन विचार यहाँ बता सकते हैं। और लास्ट यूनिट में आप 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर मुख्यतः इसमें हैं, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि राइट एन एसे ऑन गांधीज्म। एक तो सबसे बड़ा मेन है गांधीवाद की विचारधारा, इस पे मैं आपको महत्वपूर्ण कुछ मैटर दूंगा जरूर। ठीक है, अब बेहतरीन मैटर आपको दूंगा। इसमें आप पहला है आपका राइट एन एसे ऑन गांधीज्म। तो पहला लिख लीजिए गांधीवाद पर टिप्पणी या गांधीवाद पर प्रकाश डालिए। तो आपका हो जाएगा गांधीज्म या गांधीवाद की विचारधारा क्या है, इसके महत्वपूर्ण तत्वों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन द आइडिया ऑफ गांधीज्म। गांधीज्म जो शब्द का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने 1931 में कराची अधिवेशन किया, जिसे कहते हैं गांधीवाद। गांधीवाद में गांधी के जो महत्वपूर्ण विचार आते हैं, जिसमें सत्य है, अहिंसा है, गांधी का विचार है। उसके बाद गांधी का सबसे महत्वपूर्ण विचार है स्वदेशी पे है, स्वराज्य पे है। उसके बाद उनका है गांधीयन ट्रस्टीशिप थियरी और राम राज्य की अवधारणा। तो इन सब पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें सत्य पे, अहिंसा पे, उसके बाद गांधी जी के ट्रस्टीशिप थियरी बताना है, गांधी जी के स्वदेशी विचार, गांधी जी के स्वराज विचार, गांधी जी के राम राज्य की अवधारणा,
ये सब आप इसमें उल्लेखित कर दीजिएगा। और यद्यप गांधी जी कहते हैं कि गांधीवाद जैसी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन गांधी ने कहा है 1931 के कराची अधिवेशन में कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है, आगे चर्चा कभी हम आपको इस पर हम आपको मैटर देंगे और इस पर वीडियो भी शेयर करेंगे, आप देख सकते हैं। और अंतिम यहाँ से आप एक और पढ़ लीजिएगा, राइट अ नोट। देखिए कभी कभी होता है ना, गांधी के ट्रस्टीशिप थ्योरी को अकेले पूछ लेता है, तो गांधीज़म पूरा तैयार कर लीजिएगा, उसी में से भी काम चल जाएगा। राइट अ नोट ऑन डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म ऑफ नेहरू, नेहरू के जनतांत्रिक समाजवाद, ये भी महत्वपूर्ण है। तो अगला हो जाएगा कि डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म ऑफ नेहरू, ये तैयार कर लीजिएगा, डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म ऑफ नेहरू। नेहरू ने जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, उस व्यवस्था में उन्होंने जो समाज और स्वराज्य की बात किया और समाजवादी आदर्श प्रस्तुत किया, वह उनके आपके राजनीतिक और जनतांत्रिक विचारधारा में प्रस्तुत होता दिखाई देता है। नेहरू का जो समाजवाद है, ठीक है, तो नेहरू का जो समाजवाद है, याद रखिएगा, वह समाजवाद कहा जाता है थर्ड मेथड। क्या कहा जाता है? थर्ड मेथड, क्योंकि नेहरू की समाजवाद में कुछ बातें जो हैं वह सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थी और काफ़ी बातें जो है वह गांधी जी से लिया गया था। तो ये आपको यहाँ से हो जाएगा आपके जो नेहरू, महात्मा गांधी और अंबेडकर के जो महत्वपूर्ण विचार हैं, वहाँ से है कि राइट अ नोट ऑन डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म ऑफ नेहरू। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप महत्वपूर्ण प्रकाश डाल सकते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको आज हमने बताया। आशा करता हूँ इसमें से आपका 100% क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे।